सवाल पब्लिक का। हरियाणा के मेवात में नूह में पत्थरबाजी और आगजनी और फायरिंग के बाद फिलहाल शांति है, लेकिन लोगों के दिलों में दहशत अब भी बरकरार है। दिल्ली के नांगलोई में जो हुआ, ठीक उसी तरह का पैटर्न कहीं ना कहीं हरियाणा में दिखा। उसी तरह चेहरों को छुपाकर पत्थरबाजी, उसी तरह आगजनी। तो सवाल ये कि क्या नफरत की हिंसा के पीछे एक ही मास्टरमाइंड है? क्या मेवात नूह में जो हुआ वो सिर्फ एक प्रयोग था और इसके लिए क्या पहले से प्लान बनाया गया था? हर सवाल का जवाब तलाशने के लिए नवभारत के रिपोर्टर हर उस जगह से आपके लिए रिपोर्ट संजोकर लाए हैं जहां हिंसा हुई। देखिए सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन में आज की ये पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं। मेवात आंग मेवात। कोई घर की छत से पत्थर बरसा रहा है, कोई गाड़ियों को आग के हवाले कर रहा है, कोई बेखौफ लगातार फायरिंग कर रहा है। ये तस्वीरें हरियाणा के नूह की हैं, जहां सो कॉल्ड दंगाइयों ने जमकर बवाल मचाया। कहा जा रहा है कि 7 घंटे तक मेवात बंधक रहा। अराजकता किसे कहते हैं उसे यहां देखिए और समझिए, क्योंकि कल जब पुलिस का एक्शन होगा तो इनके बचाव में आपको एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा दिखेगा। उसमें से कोई इन्हें भटका हुआ कहेगा, कोई मासूम कहेगा। ऐसी बातें इसलिए कि पिछले कई हिंसा में ऐसा देखने को मिला, लेकिन हकीकत से ये सब विशेषण कोसों दूर दिखता है। हिंसा करने वालों की कोई जाति नहीं होती, ना कोई धर्म होता है। दंगाई दंगाई होता है जो आंख बंद कर भीड़ पर पत्थर चलाए, आग लगा दे, कानून को अपना काम करने से रोके। दंगाई शायद इसी को कहते हैं, और इसी आधार पर हम ऐसे लोगों को जो किसी तरफ के भी हों उन्हें दंगाई ही कह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो सबूत मिले हैं वो देखिए। दंगाई कैसे हैं, कौन लोग हैं? सवाल ये कि क्या ये सब ऐसे ही हो गया? एक के बाद दूसरे घर, दूसरे घर के बाद तीसरे घर की छत पर पत्थर। क्या ये संयोग है? क्योंकि सामने आई तस्वीरों में तो ऐसा ही दिखता है। यकीन के लिए इस वीडियो को देखिए, ये वायरल वीडियो है, कई ब्लूटिक हैंडल से भी ट्वीट हुआ। इसमें नीचे सड़क पर पत्थर फेंकने वाले ये लोग कौन हैं? नीचे हंगामा मचा हुआ है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं और छतों से पत्थर बरस रहे हैं। ऐसे 1-2 वीडियो नहीं, दर्जनों हैं सिर्फ पत्थर मारने के। दिल्ली यूपी में हुई हिंसा में भी ऐसा ही देखने को मिला था। तब ये बातें सामने आई थी कि पत्थर फेंकने के लिए पैसे मिले थे। सवाल फिर से वही है, क्या मेवात नूह में भी ऐसा ही हुआ? लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, सवाल कई और है। हरियाणा को जलाने की साजिश किसकी? शोभा यात्रा में बवाल की साजिश किसने की? मेवात नूह में हिंसा का मास्टरमाइंड कौन? हरियाणा को जलाने की प्लानिंग पहले से थी। पत्थरबाजों के पहले सबूत हमने आपके सामने रख दिए। अब दूसरा सबूत देखिए। चेहरे को कपड़े से छिपाए, हाथों में पत्थर लिए ये दंगाई पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। उपद्रवियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कपड़ा बांध रखा है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इनके पत्थर खत्म नहीं होंगे। इन वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। एक एक उपद्रवी की पहचान हो रही है। जिसके हाथ में पत्थर था उन्हें कानून की तरफ से पत्थर तोड़ जवाब देने की बातें कही जा रही है। हरियाणा के एडीजी क्या कह रहे हैं, सुनिए। एफआईआर दर्ज हुई है, ये भी जांच का हिस्सा रहेगा कि वो ये लोकल थे, बाहर के आए थे। एफआईआर किन सेक्शंस में मैम हो रही हैं? विभिन्न धाराएं हैं, आगजनी की भी धारा है, राइटिंग हुई है उसकी धाराएं हैं, जो तोड़फोड़ हुई है, हमारे मुलाजिमों को गोली लगी है, डेथ भी है। तो जितनी भी धारा इनसे संबंधित लगती है सारी धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणा का नूह कई घंटों तक हिंसा की आग में जलता रहा। आसमान जलती गाड़ियों के धुएं से काला हो गया। सड़कों पर दंगाई अराजकता फैलाते रहे। उपद्रवी बेखौफ गोली चलाते रहे, पत्थर चलाते रहे, जैसे कानून का इकबाल ही खत्म हो गया हो। इन तस्वीरों को देखकर सवाल खड़ा होता है, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली दंगे में पत्थरबाजी की थी? क्या ये वही लोग हैं जो रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चलाते हैं? क्या ये वही लोग हैं जो हनुमान जयंती पर पत्थर फेंकते हैं? सवाल इसलिए क्योंकि पत्थरबाजी का पैटर्न सेम है। हरियाणा के नूह में बीएचपी की ओर से निकाली गई ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान पथराव और फायरिंग हुई। दंगाइयों ने नल्हड़ शिव मंदिर को चारों तरफ से घेरकर घंटों फायरिंग की।
शोभा यात्रा में शामिल लोग अपनी जान बचाने के लिए घंटों तक मंदिर में छिपे रहे। देर रात पुलिस प्रशासन ने मंदिर में फंसे 300 लोगों को बस के जरिए अपने घरों तक पहुंचाया। नूह का यही नल्लड़ महादेव मंदिर है, जहां से कल एक विशाल यात्रा, जो ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा यहां से निकल रही थी, जो विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में थी, और यहां पे हजारों लोग झूमते गाते हुए यात्रा से निकल रहे थे। इस मंदिर परिसर से करीब करीब हजारों की संख्या में लोग यहां से जब आगे बढ़े हैं तो 4 किलोमीटर दूर जाके ही जब नल्लड़ मोड़ पे पहुंची यात्रा, उस दौरान पत्थरबाजी हुई और यहां पे भक्तों की गाड़ियां नजर आ रही थी जो यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे, और किस कदर यहां पर आगजनी हुई उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि कैसे यहां पर आग जला दी गई। फिलहाल इस मंदिर को आईटीबीपी के जवानों के हवाले किया हुआ है। आईटीबीपी की 2 टुकड़ियां यहां पहुंची हैं। जिस वक्त दंगाई मंदिर और श्रद्धालुओं पर फायरिंग कर रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे, उस वक्त वहां सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, जिन्हें निशाना बनाकर लगातार फायरिंग की गई। वीएचपी की शोभा यात्रा नल्हड़ मंदिर से करीब 4 किलोमीटर आगे निकली ही थी कि तिरंगा पार्क के पास घर की छतों से अचानक पथराव किया गया। इसके बाद हिंसा की आग में पूरा शहर जल उठा। यह जगह सीधा नल्लड़ महादेव मंदिर की तरफ जाती है, जहां से हजारों की संख्या में भक्त जो है उस यात्रा में शामिल होकर यहां से नाचते गाते आगे चल रहे थे। यात्रा यहां से महज 4 किलोमीटर आगे पहुंचती है नल्लड़ मोड़ पर, जहां से उसको अलवर रोड की तरफ जाना था, और वहीं नल्लड़ मोड़ पर उस यात्रा में एकदम से हंगामा शुरू हुआ, एकदम से पथराव हुआ। जो यात्रा में चल रहे लोग थे वो एकदम तितर बितर हुए और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया, और उसके बाद जो वहां से आग लगनी शुरू हुई वो यहां इस रोड तक भी आ गए और नल्लड़ महादेव मंदिर के पास जो गाड़ियां थी भक्तों की, उनमें आगजनी कर दी गई। दंगाइयों ने बस स्टैंड, होटल बाईपास, मेन बाजार, अनाज मंडी, गुरुग्राम अलवर हाईवे पर दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया। इस दौरान दंगाइयों ने पूरे शहर में जगह जगह लूटपाट की। देखिए कैसे सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में किस तरह आगजनी की गई। उपद्रवियों के रास्ते में जिसकी भी गाड़ी आई उसे आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने एक एक कर गाड़ियों को निशाना बनाया। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त यहां हिंसा हुई होगी मंजर कैसा होगा। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा की गवाही मेरे पीछे की ये तस्वीरें दे रही हैं। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने पुलिस तक की गाड़ी को नहीं छोड़ा। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बाकायदा एसएचओ की जो गाड़ी है उसमें तोड़फोड़ की गई, उसे आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ आप जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हैं ये तमाम वो गाड़ियाँ हैं जो हिंसा की शिकार हुई, जिन्हें उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। नल्हड़ शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर पहाड़ियों से भी गोलियां और पथराव का दावा किया जा रहा है। जैसे ही हिंसा भड़की श्रद्धालु मंदिर में फंस गए। इसी दौरान उन पर गोलियां तक चलाई गई। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने खुद बताया कैसे उनकी आंखों के सामने उपद्रवी गोलियां चला रहे थे और फिर पहाड़ियों पर डेरा जमा लिया था। 3 तरफ पहाड़ियां हैं, एक ही तरफ रास्ता है, वही प्लेन जगह है, और वहां जहां बसें खड़ी थी, कारें खड़ी थी, एक भीड़ आती है मुसलमानों की और वो सारी बसें और कारें जला देते हैं, गोलियां चलानी शुरू करते हैं। मेरे सामने ही मेरे 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी। इतनी देर में पुलिस आ जाती है, तब तक 3-4 घंटे बीत चुके थे। पुलिस के आने पर फायरिंग वो लोग करते हैं और ये सब हमलावर वहां से निकलकर भागते हैं और पहाड़ियों के छत पर चढ़ जाते हैं, वहां से गोली वर्षा शुरू कर देते हैं। जिस पहाड़ी से फायरिंग और पथराव का दावा किया जा रहा है, उन्हीं अरावली की पहाड़ियों पर टाइम्स नाउ नव भारत की टीम भी पहुंची। पहाड़ियों पे मौजूद है, जहां से आरोप ये है कि जब श्रद्धालु जो हैं इस प्राचीन मंदिर में फंसे हुए थे, उस वक्त कुछ उपद्रवी जो हैं वो इन्हीं पहाड़ियों से बाकायदा पथराव करते हैं। गोलियां चलाने तक का आरोप है कि इन पहाड़ियों पर छिपकर गोलियां चलाई जाती हैं। बताया ये जा रहा है कि जलाभिषेक के लिए जो श्रद्धालु आए थे, जब हिंसा भड़की तो ये श्रद्धालु जो हैं कुछ इस मंदिर में आए, जो कि काफी देर तक यहाँ पर फंसे रहे, क्योंकि उपद्रवी जो थे वो मंदिर के गेट से बाहर काफी संख्या में उपद्रवी जो हैं वो इकट्ठा हो गए थे, जिसकी वजह से श्रद्धालु जो है वो यहां से बाहर नहीं जा पा रहे थे। नूह में दंगाई किस कदर भड़के हुए थे,
इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। उपद्रवियों ने न सिर्फ बाजार में दुकानें और गाड़ियों को निशाना बनाया, बल्कि अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। नूह के अलवर अस्पताल में भी दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल के बाहर सारे शीशे तोड़ दिए, अंदर भी घुसकर तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें बता रही हैं दंगाइयों पर किस तरह जुनून सवार था। दंगों की दंश जो है इस अस्पताल ने भी झेला है। इस अस्पताल के अंदर घायल पुलिसकर्मियों को लाया गया था, जिनका इलाज चल रहा था, और कुछ जो लोग घायल हुए थे उनका यहाँ पे इलाज चल रहा था। उसी दौरान दंगाई भीड़ आई और अस्पताल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। दंगाई जो है पूरी तरीके से इस अस्पताल को तोड़ गए थे। और यहाँ पे जो लगे सीसीटीवी कैमराज हैं उसके अंदर भी फुटेज आई है कि किस तरीके से दंगाई यहाँ पर आए। यहाँ पे बाहर जो हॉस्पिटल परिसर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी को वो दूर तक ले गए और उसमें आग लगा दी। ये आप हॉस्पिटल का जो बाहर का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज कैमरास लगे हुए थे। उन दंगाइयों ने उन कैमरों में भी तोड़फोड़ की, लेकिन उस तोड़फोड़ से पहले कैमरों के अंदर फुटेज आई कि किस तरीके से हाथ में लाठी डंडे लेकर मुंह पे कपड़े बांधे दंगाई यहाँ पर आए। और यहाँ पर खड़ी एक गाड़ी, जो एक बड़ी गाड़ी थी, जो एक एसयूवी थी, उसको बाहर रोड पे ले गए। जहाँ आप कालिक देख रहे हैं रोड पर, उसी जगह पर उस गाड़ी में आग लगा दी। हिंसा का दर्द सबसे ज्यादा नूह की नई अनाज मंडी ने झेला है। इस नई मंडी में ज्यादातर व्यापारी और दुकानदार हिंदू हैं। इनका आरोप है दंगाइयों ने जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया और उनकी दुकानों को जला दिया। सुबह बस अड्डे से शुरू हुआ दंगा, दोपहर तक अनाज मंडी तक पहुंच गया। हमारे यहाँ जब मंदिर टूटे थे, जब हादसा हुआ था, और 92 के हादसे को इन्होंने आज ये सन 31 जुलाई को जो कल वारदात करी है उसको भी भुला दिया है। 92 में इनके टारगेट थे मंदिर, और आम आदमियों को इन्होंने नहीं छेड़ा था। अब क्या तो इन्होंने हमारी जान माल से पूरी तरह से नुकसान किया है। जैसा कल अगर ये पत्थर ऐसे लगे हैं, ये ऐसा अगर पत्थर अगर ये जाल न लगाए होते तो हमारा घर भी नहीं बचता। कैमरे तोड़े थे, फिर शीशे तोड़े, गाड़ियां तोड़ी, हमारी भी शीशे तोड़े, ऊपर चढ़ गए थे। हरियाणा के नूह में कल हुई हिंसा को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। टाइम्स नाउ और भारत की टीम जब नूह के मेन मार्केट पहुंची तो लोगों ने अपनी आप बीती बताई। स्थानीय लोगों का दावा है दंगाई भीड़ ने दुकानों और घरों के साथ मंदिरों को भी निशाना बनाया। नूह मेन मार्केट के मंदिर के पुजारी के मुताबिक हजारों की संख्या में दंगाई आए थे और उन्होंने पहले आगजनी की, फिर मंदिर में तोड़फोड़ की। करीबन 2-2.5 हजार इंसान आया यहाँ, उन्होंने दंगा मचाया। दंगा मचाने के बाद में हम तख्त के ऊपर बैठे थे। उन्होंने कहा मंदिर को तोड़ दो, पुजारी को पीट दो, तो वहाँ लेकर के मेरी बाइक लेकर के उन्होंने तोड़ दिया, मंदिर को तोड़फोड़ की है। हिंसा के बाद नूह में प्रशासन का एक्शन जारी है। 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ऐसे ही उपद्रवियों की तस्वीरें देखी जो कल तक ताबड़तोड़ पत्थर चला रहे थे, गाड़ियों में आग लगा रहे थे, वो अब किस तरह मासूम बनकर बैठे हैं। लेकिन पुलिस वीडियो के आधार पर हर उपद्रवी को पकड़ रही है। को एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक शख्स को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। दरअसल साफ तौर पे जो उपद्रवी थे, जो वीडियो फुटेज सामने आया, उस वीडियो फुटेज के आधार पर अब तमाम उपद्रवियों को हिरासत में लिया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, इन्हें आप लोगों ने पकड़ा है? हाँ जी, हमने पकड़ा है। अब तक कितने लोगों को पकड़ चुके हैं आप? बहुत ज्यादा आदमी को पकड़ चुके हैं। अच्छा, तो जो वीडियो फुटेज के जरिए जो पहचान की जा रही है उसके जरिए कर रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। मेवात नूह से शुरू हुई हिंसा की आग पलवल तक पहुंच चुकी है। होडल से पुन्हाना सड़क पर भी उपद्रवियों ने 4 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। जानकारी लगते ही मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एहतियातन पैरामिलिट्री फोर्स को भी बुलाया गया है। हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रहे हैं। हिंसा को लेकर सीएम खट्टर ने गृह मंत्री अनिल विज और आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में हिंसा को लेकर पैदा हुए हालात की समीक्षा की। हरियाणा सरकार पूरी हिंसा के पीछे षड्यंत्र बता रही है, साथ ही इसके पीछे बड़ी साजिश और मास्टरमाइंड के होने तक की बात कह रही है। एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। हिंसा के साथ सियासत भी जोरों से चल रही है। विरोधियों ने हिंसा की आग ठंडी होने का इंतजार भी नहीं किया और हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सरकार का बड़ा फेलियर बता दिया। इन सब के लिए भाजपा जजपा की सरकार जिम्मेवार है।
खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जिम्मेवार हैं, जो कानून व्यवस्था पर काबू नहीं कर पा रहे या जानबूझकर कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग प्रदेश में हालात कैसे खराब हों, इसके लिए नए नए षड्यंत्र रचने का काम करती है। 3 जिलों में धारा 144 है, नूह में कर्फ्यू लगा है, मामला अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन सियासत और आरोपों का पारा चढ़ना शुरू हो गया है। अनुज मिश्रा, मोहितोन के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। सीमा हैदर, वो नाम जो पिछले कई हफ्तों से पूरे देश में गूंज रहा है। सीमा हैदर, वो महिला जो प्यार के लिए बॉर्डर पार करके आई है। सीमा हैदर, वो किरदार जिस पर जासूसी से लेकर देश की सुरक्षा पर खतरा होने तक का आरोप लग रहा है। लेकिन वो कहावत है ना, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। सीमा हैदर की कहानी बिल्कुल यही है। सीमा को आप इग्नोर कतई नहीं कर सकते। सीमा हैदर से जुड़े आज 2 सनसनीखेज खुलासे मीडिया के सामने आए। ऐसे खुलासे जिससे सीमा का केस पूरी तरह पलट गया। ऐसे खुलासे जो सीमा केस का फाइनल फैसला बन सकते हैं। क्या है ये 2 बड़े खुलासे? देखिए सवाल पब्लिक का की ये तीसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नहीं रह सकती इनके बगैर, मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इनको पाना चाहती हूँ। मैं सच की बुनियाद पे हर चीज़ करना चाहती हूँ। अगर मेरे नसीब में होंगे, हैं, मतलब मुझे तो मिल गए हैं। अब तो जिंदगी मौत यहीं पर लिखी है, जिंदगी मौत यहीं पर लिखी है। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मेरा विश्वास करो, एक दिन सबके सामने सच आएगा। तो इतना बोलो कि कल किसी को दुख ना हो कि हमने इतना गलत बोला इसके बारे में। उन्होंने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है, हम उसे काम दे सकते हैं और उसके बदले जो उसका मेहनताना होगा वो उसको हम दे देंगे। अभी हमें भी तो नहीं पता, लेकिन उसने ही तो उड़ाया कि मैं मां बनने वाली हूँ। न्यूज पे सुना है हमने कि वो मां बनने वाली है। भैया मां बनने वाली, फिर तो और ज्यादा पैसे आएंगे उस पर, अब क्योंकि अब उसकी ज्यादा ख्याल होगा। सीमा को अगर क्लीन चिट मिलती है हमारी जांच एजेंसी से, और वो ठीक है बिल्कुल, तो उसको फिल्मों में भी काम दो, उसको दुकान भी खुलवाओ, उसकी हेल्प हम भी करेंगे, सब करेंगे। ऐसे तो पाकिस्तान से सभी लोग आके यहाँ पे इनको फिल्म का ऑफर मिलेगा। भाई जब गवर्नमेंट ने इनको किया है कि आप रोपड़ा में काम कर सकते हो, तो एज ए पुलिस को बता के कुछ भी कर सकते हैं। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तो क्या अब सीमा हैदर को भारत में रहने का टिकट मिल गया? सीमा हैदर ने ऐसा गेम प्लान किया या ये सब महज संयोग है जिससे अब उसे भारत में रहने से शायद कोई रोक नहीं सकता? सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी ने वो मोड़ ले लिया जिससे पूरे मामले को एक नया एंगल मिलता दिख रहा है। सीमा ने ऐसी हैरतअंगेज प्लानिंग से पर्दा हटा दिया कि अब उसे कोई भी भारत से निकाल नहीं सकता। ये हम नहीं कह रहे, ये बात उसी रबुपुरा के लोग कह रहे हैं जहां सीमा और सचिन रहते हैं। बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति को पहले से पता था, क्या उसकी आंखें फूट गई हैं? पाकिस्तान में इसको प्यार नहीं मिला जो हमारे यहाँ पे आ गई, दूसरा 4 बच्चों को लेके आई है। या 4 बच्चे के बाप को प्यार हो जाए या 4 बच्चे की माँ को प्यार हो जाए, इसे प्यार नहीं कहते। मदद के लिए अभी नहीं है, अभी पहले भैया क्यों उस कचरे को हम अपनी आंखों में खटकता हो, क्यों अपने बर्दाश्त करें? नहीं करेंगे हम बर्दाश्त बिल्कुल। सीमा सचिन की लव स्टोरी में आज 2 बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई। इतने बड़े खुलासे की जिसने इस पूरे केस को नया एंगल दे दिया। खुलासा नंबर 1, सीमा हैदर के प्रेग्नेंट होने की खबर। खुलासा नंबर 2, सीमा हैदर को बॉलीवुड की फिल्म का ऑफर। इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाने के लिए पूरे दिन टाइम्स नाउ भारत के 2 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। सीमा सचिन की स्टोरी पर लगातार पड़ताल कर रहे थे। सीमा हैदर को भारत आए लगभग 80 दिनों का वक्त बीत चुका है। इन 80 दिनों में सीमा के बारे में तमाम तरह की ब्रेकिंग न्यूज आई, खबरें छपी, हेडलाइंस बनाई गई। इंटरनेशनल प्यार के नाम पर भारत आई सीमा हैदर हिरासत में ली गई। एटीएस ने पूछताछ की, एसटीएफ ने पूछताछ की,
जासूसी के आरोपों पर अभी तक कोई ऑफिशियल क्लीन चिट नहीं है। अवैध तरीके से भारत में आने पर क्या होगा, इस पर एजेंसीज अभी सीधे तरीके से कुछ नहीं बोली। लेकिन सीमा को लेकर सोशल मीडिया पर जनता में दो फाड़ है। कुछ को सीमा में प्यार के लिए बॉर्डर पार कर जाने वाली मोहब्बत का जुनून नजर आया, तो कुछ को सीमा से षड्यंत्र की बू आई। तो अब दी एंड तो होएगा ही, और कब तक चलाओगे यार? अब दी एंड ही होएगा। अब रहने दो, कमान दो, खान दो। 4 बच्चे लेके कोई भागेगी तो उसके परिवार का क्या होगा? भाई हम तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को तो छोड़ो, बेचारे हैदर को देखो, उसके तो बच्चे को ही ले आई सारों को, उसकी तो पीढ़ी खत्म कर दी इसने। कि उसको यहीं रखा जाए या नहीं रखा जाए, जबकि ये नियम ये होता है कि अगर कोई अवैध तरीके से आया है तो वो अवैध तरीका से आई है, जो उसका कागज कार्रवाई जो गवर्नमेंट ने करी है वो उसमें निरीक्षक पाई गई है। वो सचिन को बोलने ही नहीं देती है, तो सचिन को हम मदद नहीं कर पाएंगे। और वैसे हमारा भाई है, अगर सचिन की हर वक्त हम मदद के लिए खड़े रहेंगे अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया जाए। जब से सीमा की प्रेगनेंसी की खबर सामने आई, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला, क्या सीमा प्रेगनेंसी के बहाने भारत में रहना चाहती है? दूसरा सवाल, क्या सीमा प्रेगनेंसी पीरियड तक अब भारत में लीगल तरीके से रह सकती है? तीसरा सवाल, सीमा को क्या प्रेगनेंसी के बाद डिपोर्ट किया जा सकता है? चौथा सवाल, सीमा के भारत में होने वाले बच्चे को क्या भारत की नागरिकता मिलेगी? और 5 और आखिरी सवाल, अगर सीमा प्रेग्नेंट है तो उसके डिपोर्टेशन पर क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, चर्चा दरअसल यह है कि लोगों ने इस तरह की बातें करनी आपस में शुरू कर दी है कि क्या सीमा गर्भवती है, क्या सीमा का 5वां बच्चा जो है वह भारत में होने वाला है। इस तरह की चर्चाएं पूरे रबूपुरा इलाके में चल रही है और साथ ही साथ इस तरह की चर्चाएं जो है वो सोशल मीडिया पे भी जम करके चल रही है। लेकिन इस बात को लेकर के फिलहाल मीणा परिवार की तरफ से किसी ने भी कोई पुष्टि नहीं की है। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर के प्रेग्नेंट होने की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि सचिन और सीमा के परिवार वालों ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन गांव वालों का क्या कहना है, अब जरा सुनिए। इस बात को लेकर के जिस तरीके से पूरे रबूपुरा इलाके में चर्चा चल रही है, उससे कई तरह के लोगों के अपने अपने राय हैं। जहां कुछ लोगों का कहना है कि सीमा जो है वो भारतीय बच्चा इसलिए पैदा करी ताकि उसको यहाँ नागरिकता मिल जाए, उसको रहने में यहाँ आसानी हो। वहीं कुछ लोगों के अलग राय है जिनका कहना है कि हम 5वें जो बच्चा होगा सीमा का वो हमारे मीणा परिवार का होगा तो उनको स्वीकार करेंगे। और अब कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि हमें भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं हमारे पास। अगर हमें क्या पता, जैसे तुमने सीमा को छुपा रखा है, तुमने पैसे भी छुपा रखे होंगे। झूठ बोल रहे हो, तुम तो बचना चाह रहे हो कि जैसे भी कैसे भी ये फंद हटे हमारे ऊपर से, है ना, जो हम आराम से रह सके। और अब क्योंकि अब सीमा भी माँ बनने वाली है तो कायकन सीमा माँ बनने वाली है, मतलब ये एकदम स्पष्ट है, आपको इसकी जानकारी है? अभी हमें भी तो नहीं पता, लेकिन उसने ही तो उड़ाया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। न्यूज में सुना है हमने कि वो माँ बनने वाली है। भैया माँ बनने वाली, फिर तो और ज्यादा पैसे आएंगे उस पर अब, क्योंकि अब उसकी ज्यादा ख्याल होगा। तो औरों से ही लो ना, फिर गाँव वालों से क्यों मांग रहे हो मदद? पहली बात तो इतना गिफ्ट वगैरह मिले हैं, इतने पैसे लेके आइए बता रहे हैं कि न्यूज वाले भी पैसे दे गए हैं, वैसे भी गिफ्ट चारों ओर से बरसे हैं, तो वो पैसा इतनी जल्दी खत्म हो गया क्या? अगर प्रेगनेंसी की खबर सच है तो सीमा के केस पर क्या असर पड़ेगा? क्या सीमा हैदर प्रेगनेंसी के नाम पर भारत में रह पाएगी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने पूरी पड़ताल की, लीगल एक्सपर्ट्स से बात की, सवाल उठाया, क्या सीमा प्रेगनेंसी के बहाने भारत में रहना चाहती है? क्या कोई फाउल प्ले की संभावना है? तो सुनिए जरा लीगल एक्सपर्ट ने क्या कहा। मैं ये मानता हूं कि अगर वो इलीगल तरीके से भारत में आई है और यहाँ रहना चाहती है तो उसको किसी तरीके का अधिकार यहाँ नहीं है रहने का, और उसको डिपोर्ट करना चाहिए उसके कंट्री में। पर यही सवाल जब हमने सीमा के वकील एपी सिंह के सामने रखा तो उनका जवाब कुछ यूं आया। इसमें कोई साजिश नहीं है, एक प्यार का जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम प्यार है। दूसरा सवाल हमने किया कि क्या सीमा प्रेगनेंसी पीरियड तक भारत में रह सकती है, और सीमा के होने वाले बच्चे का क्या होगा? क्या उसे भारत की नागरिकता मिलेगी? अगर बच्चा यहीं पैदा होता है तो ये माना जाता है कि जो भी बच्चा यहाँ पैदा होगा वो यहाँ का सिटीजन है। ये सरकार के ऊपर बात है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, और या उसको कोर्ट में आना पड़ेगा ये सब बात कहने के लिए। तो सीमा के वकील ने क्या कहा, जरा सुनिए। सीमा का
बच्चे का कानूनी स्टेटस होगा, यहाँ का नागरिक होगा जन्म से, बाय बर्थ, नेचुरलिटी जिसे कहते हैं, नेचुरलिटी सिटीजनशिप एक्ट हमें कहता है। अभी डिपोर्टेशन की बात नहीं है। सीमा इस देश की बहू है, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के याचिका पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एटीएस जांच कर रही है। हमने तीसरा सवाल जो उठाया वो ये कि सीमा अगर प्रेग्नेंट है तो उसके डिपोर्टेशन पर क्या असर पड़ेगा, इस पर कानून क्या कहता है, तो लीगल एक्सपर्ट की राय जरा सुनिए। अगर उसको डिपोर्ट होना है तो डिपोर्ट होगा, मगर यह है कि इतना इंतजार किया जा सकता है कि उसका बच्चा पैदा हो जाए। यानी कानून के जानकारों का साफ तौर पर यही कहना है कि सीमा की प्रेगनेंसी का उसके डिपोर्टेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी अगर उसे पाकिस्तान वापस भेजने का फैसला हुआ तो सीमा को पाकिस्तान वापस जाना ही पड़ेगा। और दूसरा कि अगर सीमा का बच्चा भारत में पैदा होता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी और बच्चा पैदा होने तक सीमा को भारत में रहने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि इस बात को लेकर के गांव के कुछ लोगों का कहना है कि सचिन जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चिंतित है कि अगर उनका 5वां बच्चा होता है सीमा का तो उसके पिता सचिन होंगे, जिसको लेकर के इस बात का कहीं ना कहीं सचिन को भी चिंता सता रही है कि जिस तरीके से सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही जा रही है, तो अगर सीमा गर्भवती होती है और सचिन का बच्चा अगर होता है तो ऐसे में अगर सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाता है तो उस वक्त में सचिन को इस बात की डर सता रही, इस बात की चिंता सता रही है कि उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा, वो बच्चा कहाँ रहेगा। कानून के शिकंजे में फंसी सीमा हैदर अब जल्दी ही सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाली है। हिंदुस्तान में ही सीमा की बॉलीवुड में एंट्री की लाइन तेजी से वायरल है। मुंबई में अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे अमित जानी नाम के शख्स ने सीमा के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हुए उसे अपने प्रोडक्शन हाउस में काम करने का ऑफर दिया। जब खबर आ रही है कि घर में खाने तक की लाले पड़े हुए हैं, मोहताज हैं दाने दाने से, तो हमारे भारत में अगर कोई इस तरह से भूखा रह रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नैतिक है कि हम उसकी मदद करें, काम दें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है, हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है जानी फायरफॉक्स, जिससे हम फिल्म बना रहे हैं टेलर ब्रदर स्टोरी। उदयपुर में जो कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई थी उस पर हमारी मूवी आ रही है, टीजर भी आ गया है, हमारे एल्बम सॉन्ग भी आते रहते हैं। तो हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है, हम उसे काम दे सकते हैं और उसके बदले जो उसका मेहनताना होगा वो उसको हम दे देंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी उनकी दूर होगी, मदद का हाथ हमने बढ़ाया है। सीमा को बिग स्क्रीन पर लाने की बात कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर है। इस लाइन के पीछे दो बड़ी वजह, एक तो सीमा और सचिन की लव स्टोरी, दूसरा सीमा का बॉलीवुड लव। लेकिन अब ये बात ऑफिशियल हो गई, सीमा हैदर को फिल्म का ऑफर मिल गया है। सीमा की स्टोरी में सस्पेंस है, थ्रिल है, एक्शन है, फुल ऑन ड्रामा है। सीमा की टिकटॉक रील्स ने उसको फेमस किया। सीमा का स्क्रीन लुक भी अच्छा है, मतलब ये कि सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन के लिए सीमा परफेक्ट है। सीमा की स्टोरी में बहुत स्कोप है, यानी जल्दी ही सीमा 70 mm की सिल्वर स्क्रीन वाले पर्दे पर नजर आएगी। सीमा को बॉलीवुड से बुलावा आ गया। सीमा की स्टोरी बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर्स को पसंद आ गई। सीमा की स्टोरी में लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि किसी थ्रिलर मूवी की तरह सीमा की कहानी में भी फुल सस्पेंस है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि द सीमा स्टोरी आगे कहां जाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बाउंसर से विपक्ष का गठबंधन क्लीन बोल्ड हो गया है? क्या ज्ञानवापी पर कानूनी लड़ाई के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल खोलकर क्लियर मैसेज दिया है? लेकिन योगी के बयान से विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष इस डाउट में है कि इस पर कोई वार पलटवार किया जाए या चुप रहा जाए। हड़कंप इस कदर मचा हुआ है कि मुसलमानों पर सियासत करने वाले राजनीतिक दल अपने प्रवक्ताओं को बुलाकर चुप रहने की नसीहत दे रहे हैं, तो कुछ पार्टियां जहर भी उगल रही हैं। सवाल यह भी है कि क्या ज्ञानवापी पर योगी का बयान 2024 के लिए साफ संदेश है? देखिए सवाल पब्लिक का में ये चौथी एक्सक्लूसिव स्टोरी। क्या आपने किसी मस्जिद में त्रिशूल देखा है? त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? क्या आपने किसी मस्जिद में कमल देखा है?
क्या आपने किसी मस्जिद की दीवारों पर संस्कृत में श्लोक देखे? क्या किसी मस्जिद की दीवारों पर घंटियां देखी? मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। ज्ञानवापी पर इतना सीधा, इतना सपाट, इतना तीखा अब तक बीजेपी के किसी नेता ने नहीं बोला। किसी ने साफ साफ नहीं कहा कि मस्जिद में त्रिशूल का क्या काम। किसी ने नहीं कहा कि ज्ञानवापी तो मंदिर है, मगर योगी आदित्यनाथ बोले और दिल खोल कर बोले। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है, वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यूं ही नहीं कह रहे, ये साक्षात तस्वीरें बता रही हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एफिडेविट बता रहा है। वो एफिडेविट जो कोर्ट में जमा है, सबूत बहुत स्पष्ट है और इसलिए योगी ने ज्ञानवापी पर लाइन क्लियर कर दी कि सिर्फ त्रिशूल स्वास्थ्य कलश थोड़े ही हैं। ज्ञानवापी का जर्रा जर्रा कह रहा है, कंकड़ कंकड़ यहां शंकर है। एक नहीं कई सबूत हैं, मस्जिद में गणपति की मूर्ति मिलती है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत आपको आज वो हर एक तस्वीर दिखाएगा जिसके बारे में बार बार बात की जाती है। आप मेरे पीछे जो इस वक्त देख रहे हैं, ये वो मूल स्वरूप है। ये उस वक्त का ये मंदिर है जब इसको औरंगजेब की तरफ से तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, आधा अधूरा तोड़ा गया। तो मूल स्वरूप उस वक्त मंदिर का क्या था, ये वो मॉडल है जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग मंडप यहां पर बनाए गए हैं, भैरव मंडप, ऐश्वर्य मंडप। और अगर एक बार आप यहां पर जूम करके देखेंगे, अगर ये जो ऐश्वर्य मंडप का जो मेन गेट है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो अंदर शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर हीरा आपको नजर आएगा और यहीं पर इसे तोड़ दिया गया था। 2022 में जो है सर्वे जो हुआ था, उन सबको जो माननीय न्यायालय के अनुसार जो आदेश हुआ था अधिवक्ता कमिश्नर के आदेश से, जो वादी महिलाएं थे, अधिवक्ता कमिश्नर और हम लोग थे, उसी के दौरान जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो फोटोग्राफी हुई थी, वीडियोग्राफी, उन सबको संकलित करके जो चिप मिला था माननीय न्यायालय के मतलब, उसी को संकलित करके पूरे देश में जो है या पूरे लोगों को जागृति करने के लिए, पूरे नगर नगर डगर डगर को जागृत करने, यह प्रथम प्रयास है, प्रथम कदम है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने का सबूत मस्जिद की पश्चिम दीवार को बताता रहा। इसका आधा हिस्सा नागा शैली के आर्किटेक्चर का बना है। इसमें घंटियों की आकृति है, ब्रह्म कमल है, पान के पत्ते की आकृति है। इसी के ऊपर मस्जिद की दीवार खड़ी की गई। यहां मिले दीवारों पर संस्कृत के श्लोक लिखे। इतना कुछ मिल रहा है, तभी तो योगी कह रहे हैं अगर मस्जिद है तो हिंदू प्रतीक कहां से आए। जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं।
देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही समाधान का रास्ता खुलता है, मुस्लिम समाज पर सियासत करने वाले राजनीतिक दलों में या तो हड़कंप मच जाता है। ऐसे लोग या तो मौन हो जाते हैं या फिर जो बोलते हैं तो जहर उगलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बोला उसका मतलब भाईजान जानते हैं। मुसलमानों पर सियासत करने वाली सियासी पार्टियां भी योगी के इस बयान का मतलब अच्छे से समझती हैं। तभी तो पूरे विपक्ष के इंडिया गठबंधन में हड़कंप मच गया। विपक्षी दलों को योगी के इस बाउंसर पर समझ नहीं आ रहा कि बोला क्या जाए। गठबंधन की तमाम पार्टियों ने बोलने से बचने की पूरी कोशिश कर ली। समझ लो कि मौन धारण कर लिया। कांग्रेस ज्ञानवापी पर चुप है। नीतीश तेजस्वी ने चुप्पी साध ली। लालू परिवार जमीन के बदले नौकरी देने मामले में 6 करोड़ कमाने से पहले ही सदमे में, तो खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले उद्धव ठाकरे सन्नाटे में। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से सबसे ज्यादा परेशान यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव का मानो पूरा तख्त हिल गया हो। अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा कि कैसे बीजेपी का मुकाबला किया जाए। हालांकि अखिलेश यादव ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, धर्म जीवन के साथ मानवीय व्यवहार, सामाजिक सहनशीलता, व्यक्तिगत सकारात्मक उत्थान और चतुर्दिक सह अस्तित्व सिखाने का मार्ग है। धर्म लिबास से नहीं, आचार विचार से प्रकट होना चाहिए। धर्म धमकी नहीं होता। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश ने एक और ट्वीट किया, मुख्यमंत्री आवास की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमें गंगा जल से क्यों धुलवाया था। अखिलेश को डर यह भी कि कहीं उनके प्रवक्ता ज्ञानवापी पर कोई ऐसा बयान ना दे दें जिससे उनका बचा खुचा वोट बैंक भी खिसक जाए। इसी डर की वजह से अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बैठक की। बैठक में समाजवादी पार्टी के करीब 62 प्रवक्ता शामिल हुए। अखिलेश ने बीजेपी को घेरने की रणनीति बताई। पार्टी प्रवक्ताओं को धार्मिक मुद्दे में नहीं उलझने की सलाह दी। समाजवादी पार्टी में आज 4 घंटे तक प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंथन की। दरअसल 2024 से पहले जो मुद्दे बीजेपी समाजवादी पार्टी के सामने रखने वाली है, उन मुद्दों से कैसे काउंटर किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्ञानवापी को लेकर बयान देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता इन पैनलिस्टों को अयोध्या और मथुरा के नाम पर घेरते हैं, लिहाजा ये इससे कैसे बचेंगे और किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे, उसी को आज चर्चा करने के लिए अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ एक बैठक बुलाई थी। करीब 4 घंटे ये बैठक चली है। इस बैठक में ये तय हुआ है कि बीजेपी भले ही धर्म की बात करे, उसे अपने मुद्दों पर लेके आना है, यानी कि उससे बेरोजगारी की बात करनी है, उससे महिला सुरक्षा की बात करनी है। पार्टी को तमाम प्रवक्ताओं को ये नसीहत दी गई है कि वो धार्मिक मुद्दों से बोलने से बचेंगे, उस पर कोई डायरेक्ट काउंटर नहीं करेंगे। झूठे लोगों का काउंटर सच से होगा और सच का काउंटर किसी से नहीं होगा। तो ज्ञानवापी और अयोध्या काउंटर हम कह रहे हैं ना, सच के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। हमेशा बीजेपी की रणनीति रही है कि अपने कामों को वो धर्म के आड़ में छिपाना चाहती है। जो कुछ उसने वायदे किए, उस वादों को वो पूरा ना करके बल्कि वो धर्म के आड़ में उन वादों को दबाना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसके पीछे उसको छिपने नहीं देंगे, हम फ्रंट में ला करके उसको बेनकाब करेंगे। अखिलेश का डर वाजिब है, क्योंकि जैसे ही आदित्यनाथ योगी का बयान आया, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जहर उगलना शुरू कर दिया। योगी ने ज्ञानवापी की बात कही तो मुसलमानों पर अपनी सियासी दुकान चलाने वाले असदुद्दीन ओवैसी कहां पीछे रहे। ओवैसी पूछने लगे, मुख्यमंत्री हैं, हिंदू के हैं, मुसलमान के हैं, सबके हैं, मसला अदालत में, तो ऐसी बातें क्यों करते हैं? ओवैसी तो सीधे सीधे मुसलमानों को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका।
सवाल सिर्फ ज्ञानवापी के समाधान का नहीं है। दरअसल मुस्लिम समाज की सियासत करने वाले विरोध में पहले सामने आ जाते हैं, जिसमें मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड है, मुस्लिम समाज के मौलाना है, जमीयत के मौलाना मदनी टाइप के लोग हैं। ये वो लोग जिनकी सियासत मुसलमान से शुरू होती है और मुसलमान पर खत्म होती है। इसलिए लोग सामने आते हैं, हंगामा करते हैं, सवाल उठाते हैं कि ज्ञानवापी कैसे दे सकते हैं। मौलाना ब्रिगेड को लग रहा है कि अयोध्या गया अब काशी भी चला जाएगा, फिर मथुरा का मुद्दा उठ जाएगा। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड को लग रहा है कि योगी ने क्या बोल दिया। किसी को कोर्ट याद आ रहा है तो कोई नैतिकता की बातें कर रहा है, कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़ा रहा है। दिया गया है। कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 दिन बाद मुझे बनाने वाला है। मुझे सुनिए, ये बिल्कुल नहीं होता है। मैं बिल्कुल दबा नहीं रहा हूं। ये मत कहिए कि किसी ने दे दिया है। मुझे बेहतर सुनिए, मुझे बेहतर सुनिए, मुझे बेहतर, मुझे बेहतर सुनिए, मुझे बेहतर सुनिए, मुझे बेहतर, मुझे बेहतर, अरे मुझे बेहतर सुनिए ना, मुझे बेहतर, तो अपने मुझे बेहतर दूर कर दीजिए, मुझे बेहतर। लेकिन ये वो लोग जो मुसलमानों पर सियासत करते हैं। सवाल ये कि देश का आम मुसलमान क्या सोचता है। योगी आदित्यनाथ की ज्ञानवापी के सबूतों की बात को सुनकर मुस्लिम मोहल्लों में क्या चल रहा है, हमने आम मुसलमान का पक्ष जानने की कोशिश की। और अब वक्त है देखेगा नवभारत जीतेगा भारत के पिछले विजेताओं के नाम अनाउंस करने का। और ये विजेता हैं विजेंद्र शर्मा रांची से, लवकेश शर्मा मुरादाबाद से और विक्रम मोहनलाल तेजवानी महाराष्ट्र से। 29 जुलाई के विजेता हैं कमलेश ठाकरे मध्य प्रदेश से, यशस्वी सिन्हा रायपुर से और सेठी कक्कड़ पंजाब से। 30 जुलाई के विजेता हैं कुलदीप सिंह हिमाचल प्रदेश से, छत्तर सिंह राणावत राजस्थान से और नारायण आचार्य जी असम से। 31 जुलाई के विजेताओं के नाम हैं परमजीत कौर यमुनानगर से और जसवंत लाल कंथारिया गुजरात से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह हमारे कॉन्टेस्ट देखेगा नवभारत जीतेगा भारत में हिस्सा लेते रहिए।